Hello everyone, I welcome you all in this video and today we will discuss about the third paper of Haryana Gram Sachiv which was held on 9th January 2021 in morning shift। आइए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है। तो कोरम होता है कि जो सदस्य है उनका बहुमत में प्रेजेंट होना। ठीक है, अब जिला परिषद की दो बैठक होती है, एक तो विशेष बैठक जिसका यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, दूसरी होती है साधारण बैठक। ठीक है, तो जो साधारण बैठक होती है उसमें सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए 1/3, जो टोटल सदस्य सेवा में है अभी प्रेजेंट में उनका 1/3, और जो विशेष बैठक होती है उसमें होता है कि 50% एटलीस्ट जो सदस्य अभी प्रेजेंट में है जिला परिषद में तो उनका 50% जो है प्रेजेंट हो, तभी विशेष बैठक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसी समय के लिए वास्तविक रूप में सेवारत सदस्यों का आधा सदस्य अगर प्रेजेंट होते हैं तो जिला परिषद की एक विशेष बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर साधारण पूछते तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होता, सेवारत सदस्यों का 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक ऑप्शन बी सही दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक छोटा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा कैलेंडर जिसमें जो लिपिक होते हैं वो डेट को एंटर कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेट पिकर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। डेट पिकर एक छोटा कैलेंडर होता है जिसमें डेटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट करने के लिए उसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अध्याय 9th, अध्याय 16th, अध्याय 12 एंड अध्याय 10। तो जो अध्याय जो कि जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है तो दिस इज अध्याय 16। ठीक है, अध्याय 16 में दिया हुआ है कि जिला परिषद के क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या कार्य होंगे। अब जो अध्याय 9th है उसमें दिया हुआ है कि जो पंचायत समिति है उनका कोई कार्यकारी अधिकारी होगा। ठीक है, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी के बारे में बात की गई है अध्याय 9 में। अध्याय 12 में बताया गया है कि जैसे किसी भी संस्था को, ये पंचायती राज व्यवस्था होती है, इनको भंग करना। ठीक है, जैसे कि परीक्षण करना या कोई भी सरकारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी सरकारी ऑफिसर को यहाँ पर नियुक्त कर सकती है इनका परीक्षण करने के लिए, इन समितियों का निरीक्षण करने के लिए, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो सरकार उसको भंग भी कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज इन अध्याय 12। और अध्याय जो 10 है उसमें बताया गया है कि जो पंचायत समिति होती है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। जैसे कि पंचायत समिति जो ग्राम सभा होती है या जो पंचायत होती है ग्राम पंचायत, उसको फंड वगैरह ग्रांट करती है या डेवलपमेंट के कार्य करती है अपने क्षेत्र में, या जो भी सामान्य कार्य होते हैं। ठीक है, वो सब किसके अंडर आते हैं, अध्याय 10 के अंदर बताए गए हैं जो कि पंचायत समिति की कार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अध्याय 16 जो कि जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है। ठीक है, और अगेन यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही दिया हुआ है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अध्याय 12 परीक्षण और निरीक्षण से संबंधित है, पंचायत समिति को भंग करने से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105, 53, 27, 14, 7.5, 4.25 और नीचे दिया हुआ है सेम, जैसे ऊपर वाले जो नंबर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे ही नीचे वाले नंबर्स को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, और ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई, और हमें बताना है कि सी के स्थान पर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक देख लेते हैं क्या लिंक इसमें दिया। तो अगर हम ऊपर वाली सीरीज में देखते हैं यहाँ पर 4.25 दिया हुआ है, और 4.25 से नेक्स्ट नंबर आ रहा है 7.5। ठीक है, ओके, तो 7.5 4.25 से 7.5 कैसे आएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे इसमें से 1 तो 8 ये क्या हो जाएगा 8.50 हो जाएगा, -1 करेंगे तो क्या आएगा 7.5। यानी कि हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 1 माइनस करना है। अब हम इसको सेकंड पे भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया 1, और आंसर आना चाहिए हमारे पास 14। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 7.5 का डबल क्या होता है 15 में से 1 माइनस करेंगे तो अगेन 14। तो इसका मतलब हमें क्या करना है,
इससे पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करना है, यानी कि हमारे पास 85 है। तो 85 हमारे पास तब आएगा जब हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे इसमें से 1, ठीक है। तो 85 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर आके 86 इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 43, यानी कि यहाँ पर a की जगह क्या आएगा 43 आएगा, ठीक है। अब 43 आएगा तो नेक्स्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करें देन 1 माइनस करें, तो यहाँ पर अगेन 44 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 22, तो यहाँ c की जगह पे क्या आएगा, सॉरी b की जगह पे क्या आएगा 22, ठीक है। देन हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ये 22 आ गया है, अब हमें थर्ड 22 से हमें नेक्स्ट नंबर देखना है। अब x माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, अगेन ये हो जाएगा 23 इक्वल टू 2x, और x को 23/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 23 का हाफ होता है 11.5, ठीक है। तो 11.5 क्या होगा c की जगह पे आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11.5, 11.5 ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। तो जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है उसका अध्याय दिया हुआ है यहाँ पर 17 कार्य से के संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट है अध्याय 18 संपत्ति वित्त और कराधान से संबंधित है। अध्याय जो 18 है वो अगेन जिला परिषद से संबंधित है, और अध्याय 18 जो है वो जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिला परिषद के पर्यवेक्षण या सुपरविजन या निरीक्षण से संबंधित जो अध्याय है दैट इज अध्याय 18, ठीक है। तो अध्याय 18 में बात की गई है जिला परिषद के पर्यवेक्षण के लिए, और इसमें जो है निरीक्षण की शक्तियाँ हैं सरकार के पास, और जो सरकार है वो जिला परिषद अगर सही काम ना करे तो उससे संबंधित भी यहाँ पर प्रावधान दिए हुए हैं। इसके अलावा जिला परिषद को भंग करने की शक्ति भी इसी अध्याय में दी हुई है 18 के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें कार्य के संचालन, तो जिला परिषद के कार्य का संचालन अध्याय 14 में दिया हुआ है। और अगर हम बात करें संपत्ति वित्त और कराधान से संबंधित, तो ये दिया हुआ है अध्याय 17 के अंदर, ठीक है। और जिला परिषद से संबंधित ये दिया हुआ है अध्याय 13 के अंदर, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिला परिषद के पर्यवेक्षण। अगेन यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है। अध्याय जो 18 है वो जिला परिषद से संबंधित नहीं है, जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्स का क्वेश्चन है ये। यदि a + b 5 है, a + b 5 है, 3a + 2b जो है 20 है, देन 3a + b क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इनको जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3a प्लस ऊपर हो जाएगा 3b एंड यहाँ पर हो जाएगा 5 3 सा 15। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, 3b में से 2b जाएगा, तो b इक्वल्स टू यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 20 है, तो b इक्वल टू माइनस सॉरी ये 15 है, ठीक है, ये 20 है, तो 15 - 20 क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई b इक्वल्स टू -5। अब जो b की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो a - 5 इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 + 5 10, तो a 10 आ गया, b -5 आ गया, 3a + b क्या होगा 3 × 10 एंड -5, तो क्या आएगा 30 - 5, 30 - 5 इज 25, तो 25 वैल्यू आ जाएगी 3a + b की, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो बल्लभगढ़ का शासक राजा नाहर सिंह थे, ऑप्शन सी इज राइट। और नाहर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था, जिसे अंग्रेजों ने उनके जन्मदिन 9 जनवरी 1858 को फांसी दे दी थी, ठीक है। तो 9 जनवरी को इनका जन्मदिन होता है और 1858 में इनको फांसी जो है अंग्रेजों द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन सी इज राइट, 22 अप्रैल 1994, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक कौन है, के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता है, ऑप्शन है मुंशीदास, कालिदास, प्रेमदास और तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के रचयिता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य की दूसरी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो बंसीलाल सरकार द्वारा तमिल भाषा को जो है दूसरी राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, तमिल भाषा। चौधरी बंसीलाल सरकार ने वर्ष 1968 में तमिल को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया 1968 में, और जिसे ओम प्रकाश चौटाला जो कि 1999 से 2005 तक सीएम रहे, उन्होंने अपने शासनकाल में इस जो है दर्जे को हटा दिया। फिर 29 जनवरी 2010 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी भाषा को जो है दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया, और वर्तमान में पंजाबी ही हमारी दूसरी राजभाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में अगर हम तहसीलों की बात करें तो 94 है, इससे पहले 93 थी, ठीक है, जब ये क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था तब 93 राइट आंसर था। अब तहसीलें जो है 94 हो गई है, ठीक है। और अगर हम बात करें उप तहसील तो 49 हो गई है उप तहसील, ठीक है। और अगर हम बात करें उपमंडल तो उपमंडल 74 हो गए हैं, ठीक है, वर्तमान में 74 है, ठीक है। और अगर हम बात करें नगर पालिका की, ठीक है, नगर पालिका कितनी है? वर्तमान में 58 है। और नगर परिषद की बात करें तो ये आंकड़ा कोई फिक्स नहीं है, 22 या 21 या फिर 20, इनमें से कोई भी राइट आंसर हो सकता है जो कि आपको पेपर में मिले, इसके नियर अबाउट आप टिक कर सकते हैं। नगर निगम की बात करें तो 11 नगर निगम है वर्तमान में, 10वां नगर निगम सोनीपत था और 11वां नगर निगम मानेसर को बनाया गया 2020 दिसंबर के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया है हमने, वर्तमान में कितनी तहसील है? 94 तहसील, ठीक है। और अगर हम बात करें उप तहसील तो 49 है उप तहसील, उपमंडल 74 है। और अगर हम बात करें ब्लॉक यानी कि जो खंड होते हैं तो वो है 142, ठीक है। यहाँ पर तहसील के बारे में पूछा तो 94 आंसर होगा, और अगर 94 ऑप्शन में नहीं है तो 93 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, अंडर द रूट 625 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 25 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 11 बाई 196, ठीक है। तो 625 को अगर हम स्क्वायर रूट इसका सॉल्व करते तो ये होता है 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है, और नेक्स्ट 11 और 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 14 होता है। तो ये कट हो जाएगा 11 से 11, 5 से 25, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो हरियाणा में वर्षा ऋतु के जो है आगमन पर तीज का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि सावन में होता है, ठीक है। सावन में बारिश वगैरह का मौसम होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। राज्य में वर्षा ऋतु आने से पहले भड़लिया नवमी त्यौहार मनाया जाता है। जब राज्य में वर्षा ऋतु आ जाती है तो उसका स्वागत करने के लिए तीज त्यौहार जो है मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में 1959 में हुआ था, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नागौर राजस्थान के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 और जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हरियाणा के जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर या जिला जो है फरीदाबाद है, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y इक्वल्स टू 5 है देन 10y स्क्वेयर रूट वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर का मान क्या होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 10 मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर रूट में 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वेयर। ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 25 पंजे 125 होता है, माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 50 हो जाएगा। 125 में से 25 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 50 इज 500। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 500। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो हरियाणा सरकार ने जो है 2015 में ये घोषित किया कि गुरुग्राम को वो अपने लेवल पे जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। सो ऑप्शन डी इज राइट, सो गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6 की लंबाई क्या है। तो IPv6 जो है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जो कि 128 बिट का होता है। ठीक है, और एक होता है IPv, ये तो 6 है। ठीक है, एक होता है IPv4। ठीक है, ये भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जो कि 32 बिट का होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री जुएन जांग, ये आई थिंक हुएन सांग है, जो कि बताना है कि थानेश्वर की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान हुएन सांग ने, चीनी यात्री जो थे उन्होंने किस राजा के शासनकाल में थानेश्वर की यात्रा की थी। तो ये हर्षवर्धन के टाइम पे जो है थानेश्वर में आए थे हुएन सांग। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, हर्षवर्धन। तो चीनी यात्री इनको हेन सांग, हवेन सांग भी कुछ बोला जाता है इस तरीके से। इन्होंने 635 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है थानेश्वर की यात्रा की थी। ठीक है, जुएन जांग भी आई थिंक इसका नेम होगा, फिर स्लैश में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सो आवर क्वेश्चन नंबर 22 इज 34 रुपीज़ का 15% क्या होगा। तो 34 का 15% अगर हमें देखना है तो 15/100 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो 2 से 17 पे कट हो जाएगा, 2 से 50 पे कट हो जाएगा, 50 से ये 5 से ये 3 पे कट हो जाएगा, एंड 5 से ये 10 पे कट हो जाएगा। 5 10 से 50 होते हैं। दिस इज 17, 3 से 51/10, तो 1/10 हो जाएगा 5.1। ठीक है, 5.1 इज ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, पहले इनको जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला, देन फिर दाएं मुड़ा, 7 किलोमीटर चला, अंत में मैं किस दिशा में हूँ। ठीक है, तो हम पहले इसको डायरेक्शन जो है राइट कर लेते हैं। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। सबसे पहले वह दक्षिण में गया, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। देन वो क्या किया उसने, वो दाएं मुड़ा, तो दाएं कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ पे खड़े हो गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दाएं मुड़ गया वो, अभी वो 5 किलोमीटर चलता है। देन अब फिर से दाएं मुड़ेगा, तो दाएं ये वाली डायरेक्शन होगी, दाएं मुड़कर वो 7 किलोमीटर चल रहा है। अब वो बताना है कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है अरस्तु का। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, अरस्तु। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो राज्य है वो जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में तो अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए वो अस्तित्व में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है, 3 के 5 मल्टीपल, तो 3 का टेबल हमें 5 तक पढ़ना है। 3, 6, देन 9, देन 12, देन 15। ठीक है, तो इनमें हमें बताना है कि पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो अगर कुछ इस तरीके से नंबर है तो हम बीच वाला नंबर जो है एवरेज राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें डिफरेंस सेम है, यानी कि नंबर्स जो है सीरीज जो है AP में है। ठीक है, तो 9 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ओके, और क्या कर सकते हैं, अगर AP में है तो क्या कर सकते हैं हम, पहली और लास्ट नंबर को ऐड करके 3 + 15 इज 18, 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दहसाला नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी। तो दहसाला नामक प्रणाली जो है हरियाणा में टोडरमल ने की थी, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है,
तो हरियाणा में राजस्व एकत्रण और कृषि कर की प्रणाली दहसाला एकत्रण का संस्थापक अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे और इन्होंने 1580 में जो है इस प्रणाली की खोज की। इस व्यवस्था में 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार और उत्पादन लागत का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था। ठीक है, तो पिछले 10 वर्ष में फसल की क्या पैदावार हुई है, उत्पादन में क्या लागत आई है, तो उसका सर्वेक्षण इस प्रणाली के तहत किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो पश्चिम एशियाई देशों में 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया है? तो ये है यूएई और बहरीन। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। वर्ष 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाले देश यूएई और बहरीन है। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह डिस्क का भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, तो डिस्क का वह भाग कहलाता है बूट सेक्टर। ठीक है, तो जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है इसको MBR भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये किसी भी हार्ड डिस्क, जो हमारी हार्ड डिस्क होगी, कुछ इस तरीके से हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, जिसमें अलग अलग सेक्टर बने होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर होता है। पहला सेक्टर यानी कि लास्ट, जो यहाँ से हमें दिखेगा, दिस इज फर्स्ट। ठीक है, तो ये डिस्क है, तो ये हमारा फर्स्ट सेक्टर होगा, इसी को हम बोलते हैं MBR। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे सिस्टम में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसके अंदर होती है, MBR के अंदर। किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें और भी क्या होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है C ड्राइव, D ड्राइव, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी MBR या जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसके अंदर स्टोर होती है। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसाई आर्दर भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बसाई आर्दर भूमि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट। बसाई आर्दर भूमि रिजर्व या क्षेत्र हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की विधिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे झीलों को जोड़ने से बनती है? तो ये झील थी बड़खल झील। ठीक है, बड़खल झील जो कि 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है, सॉरी। ठीक है, बड़खल झील को जो है फरीदाबाद को बाढ़ से बचाने के लिए 1947 में इस झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, सो दिस इज बड़खल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से कितनी अवधि के लिए कार्य करेंगी? तो जो उनकी फर्स्ट बैठक होगी उससे उनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। ठीक है, जो उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी वो पहले वीक में हो जाती है, जैसे कि अभी 1 तारीख को जैसे इलेक्शन हुए तो मतलब ये शपथ वगैरह ली, देन 7 को जो है या 1 वीक के अंदर 7 तारीख तक ही जो है मीटिंग हो जाती है, और देन उस अवधि से 5 वर्ष के अंदर जो है ये जो इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो 252 को हम जो है निकाल के देख लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 126 हो जाएगा, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 63 हो जाएगा, दिया भी हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से। देन 3 से हम 21 और 7 से 7, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है, सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में विधानसभा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो हरियाणा में कुल 90 जो है 90 विधानसभा सीटें हैं, जो कि 2026 में बढ़कर कितनी हो जाएगी? 126 हो जाएंगी। ठीक है, प्रेजेंट में 90 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। जो क्रोमियम हमारा एक एटम है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जितना भी वो सेंट्रल जो है इफेक्टिव सेंट्रल चार्ज फील करेगा वो हमें बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्रोमियम का जो है एटॉमिक नंबर देखना होगा। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, शक्तिवान करे मना। ठीक है, कुछ इस तरीके से सीरीज होती है 21, 22, 23 एंड 24। 24 होता है क्रोमियम का। अब जो क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो आर्गन तक तो ये कंप्लीट फिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा 3d4 और देन होगा 4s2, यानी कि आर्गन
का होता है 18, तो इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, आर्गन 5 and 4s1, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिल होगा। अब बात हो रही है प्रभावी केंद्रीय आवेश की, ठीक है। यानी कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को समझने में। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये आवेश होता क्या है। तो दिस इज जेड इफेक्टिव, ठीक है। आपने नाम सुना होगा साइंस के बच्चों ने तो शिल्डिंग इफेक्ट का। तो शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से ही, जो शिल्डिंग इफेक्ट बेसिकली होता है, जैसे ये एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सेल में यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन बीच वाले जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसमें शील्ड का काम कर रहा है, यानी कि ये इसको खींचने से रोक रहा है। अब खींचने से रोकेगा तो ये शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, और अगर ये शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव। यानी कि जेड इफेक्टिव वो फोर्स होगा जो इस शील्ड की वजह से, ठीक है, जो न्यूक्लियस जितना खींच रहा था लेकिन अब कम हो गया है, तो उस शील्ड की वजह से जितना इफेक्ट कम हुआ है उसको हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो हमें जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस एस, और इसको हम बोलते हैं स्लेटर फैक्टर, ठीक है, स्लेटर फैक्टर। और अब हमें पता होना चाहिए, जेड तो हमें पता है 24 है, ठीक है। और जो एस होगा वो क्या होगा, एस होगा जैसे कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक तो आर्गन था, देन 3d5 था, देन 4s1 था। अब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो शील्ड करेगा नहीं, ठीक है, ये 4s1 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लास्ट वैलेंस सेल होगा इसमें 3d, ठीक है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन का हमें बताना है। ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल का ही हम इफेक्टिव निकालते हैं। तो ये यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो यहाँ पर बचेंगे कितने, अब 3d4। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे, सिंगल पे, एक तो इनकी वजह से शील्ड लग रहा है, और एक जो बीच में ये 18 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इनकी वजह से शील्ड लग रहा है। 4s1 का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो सेम सेल के होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 3d4 है, 3d4 के सेम सेल के इलेक्ट्रॉन है। अब जो सेम सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर शील्ड शो करेंगे, शील्ड में जो पार्टिसिपेट है वो शो करेंगे 3.5, ठीक है। यानी कि 3.5 जो है इनकी वजह से 0.35 जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो शील्ड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जो 18 है वो फैक्टर शो करेंगे 1 का, यानी कि ये शील्ड शो करेंगे 1 की, ठीक है। तो हमें एस निकालना है, बेसिकली फॉर्मूला है जेड माइनस एस। एस निकालना है तो एस क्या होगा, 0.35 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस हम करेंगे जो हमारा 18 है उसको 1 से, क्योंकि इन 18 जो अंदर वाले 18 उनकी वजह से 1 फैक्टर लग रहा है शील्ड का, और ये 4 है इनकी वजह से 0.35 फैक्टर लग रहा है। ये फॉर्मूला होता है ऐसे, ठीक है। अब ये मत पूछना कि 0.35 कहाँ से आया। अब ये हमारा एस हो गया, ठीक है। और एस में से हमें माइनस किस में से करना है, 24 में से। जो भी यहाँ पर आंसर होगा वो होगा जेड इफेक्टिव, यानी कि वो चार्ज जो अब न्यूक्लियस जो बाहर वाले इस 3d5 का जो एक इलेक्ट्रॉन था जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पे लगाएगा, ठीक है। तो 24 में से हम क्या करेंगे, 0.35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इनको ऐड करेंगे तो ये लगभग आएगा 19.4, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.6। 4.6 है जेड इफेक्टिव जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। यहाँ पर भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ वाला आपको समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूजिंग किया हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं। तो हरियाणा में आपको पता होगा हरियाणा में कितने ज़िले, ऑप्शन ए इज़ राइट, 22 ज़िले हैं, ठीक है। और हरियाणा का 22वां ज़िला कौन सा है, चरखी दादरी, जिसका गठन 2016 में हुआ है या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस श्रृंखला को जो है कर्मानुसार जो है फिल करिए, जो यहाँ पर खाली स्पेस दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं भाई, जो भी हमारे पास कोई भी, इसको हम एक सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमारे पास एम है, यहाँ पर एम के बाद क्या लेटर आ रहा है, ओ, ठीक है। और ओ से पहले क्या आ रहा है, एम, यानी कि एम के बाद ओ, और ओ से पहले एम आएगा, तो ओ से पहले यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा। तो MONP, अगेन MONP, MONP, ठीक है, MONP, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। सो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहले एम आएगा,
ठीक है, देन ओ आएगा, ठीक है, देन क्या आएगा हमारे पास, एन आएगा, देन क्या आएगा, पी आएगा, MONP। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, NMPO नहीं होगा, MONP राइट आंसर होगा, दैट इज़ MONP, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो जब गजनवियों ने भारत पर आक्रमण किया उसमें भारत में जो है शासन था, मतलब हरियाणा में बेसिकली तोमर वंश का। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। जब महमूद गजनवी ने 1041 से 1050 ईस्वी में उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया तो उसमें हरियाणा थानेसर से दिल्ली क्षेत्र तक महिपाल सिंह तोमर, जो कि तोमर वंश के राजा थे, उनका शासक था। नेक्स्ट है, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग क्या कहलाता है? तो जो एक आयन होता है वो जितना भी करंट कैरी करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, जैसे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, कोई भी जो आयन है, चाहे वो कैटायन हो एनायन हो, वो जितना करंट कैरी करके ले जाएगा तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर या परिवहन संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है हरियाणा के झज्जर जिले में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अरावली या इसको इंदिरा गांधी तापीय परियोजना बोलते हैं, जो कि 1500 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है, उसकी स्थापना झज्जर जिले में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा के 17वें स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के 17वें स्पीकर ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला जो कि 17वें नंबर के हैं। अब जो ये मीरा कुमार है और जो ये सुमित्रा महाजन है 21 नंबर के हैं, तो मीरा कुमारी है ये, तो ये है 15वें नंबर की। ठीक है, लोकसभा स्पीकर, और सुमित्रा महाजन जो है वो 16वें नंबर की। ठीक है, 16वें नंबर की जो है। और यहाँ पर पूछ सकता है कि पहले नंबर के कौन है? पहले नंबर के लोकसभा स्पीकर है गणेश मावलंकर करके है कुछ, गणेश मावलंकर। ठीक है, ओम बिरला 17वें नंबर के, मीरा कुमारी जो है वो 15वें नंबर की है, सुमित्रा महाजन जो है वो 16वें नंबर की है, और पहले नंबर के स्पीकर है गणेश मावलंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जो ये ओम बिरला है वो कोटा राजस्थान से है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, 17वें लोकसभा के स्पीकर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी समाधि है? तो हरियाणा का सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि, ऑप्शन डी इज राइट। सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज का समाधि स्थल है, यह भिवानी जिले के दिनोद गांव में है। ठीक है, यह स्मारक किसी भी कंक्रीट खंबे के आधार पर कंक्रीट खंबे के आधार के बिना बनाया गया स्मारक है, और यह जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर है। श्री परम संत ताराचंद जी महाराज 5वें राधा स्वामी गुरु थे। ठीक है, तो ये राधा स्वामी के लिए बनाया गया है वहाँ पर भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो CGS प्रणाली में, ठीक है, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड जिसको बोलते हैं CGS, तो इसमें बल यानी कि फोर्स की इकाई होती है डाइन। ठीक है, DYNE डाइन। ठीक है, अब जो झूल है वो किसकी इकाई होती है? तो ये ऐसा यूनिट होती है वर्क की, कार्य की या फिर एनर्जी की। न्यूटन होती है बल की ही ऐसा यूनिट, और बल की CGS होती है डाइन। पाउंड होती है FPS सिस्टम में, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में ये होती है किसकी यूनिट? मास की यूनिट। ठीक है, जैसे SI में मास की किलोग्राम होती है, ऐसे ही FPS सिस्टम में, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में पाउंड होती है मास की यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? तो रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के सिरसा जिले में है, ऑप्शन ए इज राइट, सिरसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो रानिया विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से वर्तमान में विधायक कौन है? तो रणजीत सिंह चौटाला, जो कि बिजली मंत्री है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है, जेल मंत्री है हरियाणा सरकार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 5 सीटें हैं वर्तमान में राज्यसभा में, और राज्यसभा के लिए हरियाणा में, और 10 है लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा की 10 है जिसमें से 2 रिजर्व है, और ये रिजर्व कौन सी है? अम्बाला और सिरसा है। ठीक है, अम्बाला और सिरसा। और वर्तमान में जो 5 राज्यसभा सांसद है हरियाणा से, कौन कौन है वो? तो एक तो रामचंद्र है, एक दीपेंद्र हुड्डा है,
ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा, और दुष्यंत कुमार गौतम है आई थिंक, और सुभाष चंद्र है एक, और एक देवेंद्र पाल वत्स करके, ठीक है। तो 5 राज्यसभा सांसद है, और 10 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें से 2 रिजर्व है, अंबाला और सिरसा की, और इसके अलावा भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत से भी लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? तो आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा यहाँ पर दर्शाती है टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट सबसे बड़ा होता है, देन टेराबाइट के बाद गीगाबाइट, देन मेगाबाइट, देन किलोबाइट, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज राइट, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो ओबीसी बात है, ओम प्रकाश चौटाला जो है सीएम रहे हैं, वो कभी भी हरियाणा के राज्यपाल नहीं बने हैं। धर्मवीर, महावीर प्रसाद और जीडी तबासे जो है वो तापसे वो हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो ग्राम पंचायत हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो ये फरीदाबाद में सबसे कम है। फरीदाबाद जनसंख्या तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल बहुत ही कम है लगभग, ठीक है। फरीदाबाद में जो है सबसे कम यानी कि 116 है ग्राम पंचायत, और सबसे ज़्यादा यमुनानगर के अंदर 611, ठीक है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट ही है, नंबर को आगे पीछे क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। तो यहाँ पर 25, 17, 83, 75 दिस वन, एंड ये लास्ट है 58 to 50, ठीक है। ओके, चलिए इसमें देखते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 25 में से 17 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 8, ठीक है। इसी तरीके से 83 और 75 में से हम माइनस करते हैं तो अगेन 8, ठीक है। 49 में से 42 माइनस करते हैं तो 7, और 58 में से 50 माइनस करते हैं तो 8, ठीक है। तो बाकी सभी में जो सब्ट्रैक्शन है वो सेम आ रहा है, लेकिन इसमें अलग आ रहा है, तो ये हमारा विषम युग्म होगा 49, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। ये लड़ा गया था हेमचंद्र विक्रमादित्य व अकबर के जो सेनापति है बैरम खान, उनके बीच में लड़ा गया, और जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हेमू बोलते हैं उनकी हार हुई है। 5 नवंबर 1556 को ये हुआ था युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो ऑप्शन है फर्रुख नगर, मानेसर, पटौदी और कोसली। तो जो कोसली है वो गुरुग्राम की तहसील नहीं है, फर्रुख नगर, मानेसर, पटौदी जो है गुरुग्राम की तहसील है। तो कोसली किसकी तहसील है? तो ये रेवाड़ी की तहसील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए चौड़ाई वाली एक दरार को सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ए की किस मान के लिए तरंग दैर्घ्य 650 नैनोमीटर के लाल प्रकाश हेतु प्रथम न्यूनतम 0 नहीं है, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पर होगा, ठीक है। एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री साइन की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली हमें बताना है कि ए की हम क्या वैल्यू लें, ठीक है। तो ये डायफ्रैक्शन का सम है बेसिकली। तो यहाँ से सोर्स है, सोर्स से लाइट फॉल हो रही है इस स्लिट से, ये है ए, ठीक है। हमें बताना है कि इस स्लिट की हम विड्थ कितनी ले, ये जो चौड़ाई है वो हम कितनी ले, सो दैट कि हम इस पर वाइट लाइट फॉल करें, और यहाँ पर हम एक स्क्रीन लगाएं, और स्क्रीन पर हम क्या करें, स्क्रीन पर जो है वेवलेंथ इसमें दी हुई है, और स्क्रीन पर हम क्या करें कि कितनी विड्थ लें कि स्क्रीन पर जो मिनिमा है, यानी कि जो मिनिमा है वो रेड कलर का हो, ठीक है, रेड कलर का मिनिमा हो, और थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पे हो, ठीक है। तो ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो हमें बताना है कि किस चौड़ाई की हम विड्थ लें, किस चौड़ाई की हम ये स्लिट लें। तो जो हमारा मिनिमा होता है, मिनिमा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। जहाँ पे ये क्या है, स्लिट विड्थ है, थीटा जिस एंगल पे ये जो है बनेगा मिनिमा वो वाला एंगल, और जो हमारा एन है वो है कि ये किस मिनिमा की बात कर रहा है, प्रथम मिनिमा, और जो लैम्डा है वो हमारे पास वेवलेंथ जो दी हुई है, ठीक है। सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 650 नैनोमीटर है, ठीक है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ए की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन थीटा दिया हुआ है यहाँ पर 0.2588, तो ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड आके 0.2588। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है,
तो ये आएगा 2511 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोमीटर में दिए हुए हैं, माइक्रोमीटर में अगर दिए हुए हैं तो हम इसमें 3 पावर और कम कर देंगे, दैट इज 6 हो जाएगा। 3 पावर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 2.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर, दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है, तो ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन लगभग सेम है, तो ऑप्शन ए सही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि सर्वरों के बीच मेल भेजने के लिए एक प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज का दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, तीसरा स्तर होता है जिला पंचायत, पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। तो इसमें लिंक हमें देखना है, तो 5 2 10 करते हैं और 5 3 10 3 30 करते हैं, ठीक है। मतलब इसको देन 6 2 12 एंड 12 3 36। तो इसी तरीके से 4 को हम जो है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4 आए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो हरियाणा के अंदर जो दोहन नदी है उसका वो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। टांगरी, मारकंडा, गग्गर ये जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जो दोहन नदी है वो कहाँ से निकलती है? फिर वो जयपुर की नीम का थाना, जो जयपुर की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। यह नदी राज्य के दक्षिण भाग में महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। रीना की आयु सुनीता की 2 गुनी है। 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है? ठीक है, तो जो सुनीता है, लेट अस सपोज कि उसकी जो आयु है वो x है, ठीक है। और जो रीना होगी उसकी आयु कितनी होगी? उसका 2 गुना, तो 2x हो जाएगी। 3 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी? x - 3 होगी, ठीक है। और इसकी कितनी होगी? 2x - 3 होगी, ठीक है। और उस टाइम 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, यानी कि सुनीता कितनी थी? x - 3, उसका 3 गुना कौन थी? जो ये रीना थी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x - 3 = 3x - 3, ठीक है। तो 2x - 3 = 3x - 3, 3x - 3 नहीं, 3x माइनस कुछ इस तरीके से था ये, 3x - 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 9 = 3x - 2x, तो दिस इज x = 6। तो x किसकी एज थी? सुनीता की वर्तमान, ठीक है। और हमें फाइंड का क्या करना है? रीना की आयु। तो वर्तमान में रीना की आयु कितनी होगी? उसकी 2 गुना, तो 2 गुणा 6, तो 12 आंसर होगा हमारा, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भाषा में पिक्ड, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, ये आएगा रिमोट। तो रिमोट को अगर हम रोट मी लिखते हैं तो PNICC के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों शब्दों में कोई भी अदर लेटर यूज़ नहीं हुआ है, जो गिवन है वही लेटर एज इट इज़ आगे पीछे इंटरचेंज किए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन अगर हम देखते हैं PNICC के लिए, तो पिक्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर K यूज किया हुआ है लेटर, जो कि यहाँ पर नहीं है। पिकल में L और K यूज किया हुआ है, जो कि यहाँ पर गिवन में नहीं है। और देन पीसीज है, पीसीज में S दिया हुआ है, जो कि पिकनिक PNICC में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो अष्ट प्रधान में वित्त मंत्री होता था उसको अमात्य कहा जाता था। तो राइट आंसर इज अमात्य, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री को अमात्य, प्रधानमंत्री को पेशवा, विदेश मंत्री को सुमंत और सचिव को सुरुनवीस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो यह फैसला जो है अंतिम अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। अगर लोकसभा के स्पीकर जो है इस पर फैसला ले लेते हैं तो उस पर जो राष्ट्रपति और जो न्यायालय है वो भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में HPVNL का मतलब क्या है? तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है। सो ये हो जाएगा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62।
कब किस सन में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी 1929 में, ऑप्शन सी इज राइट, 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट। 1210 से 1236 गुलाम वंश का संस्थापक था इल्तुतमिश, जो कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो 1940 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन डी इज राइट, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था प्रोफेसर GDH कोले के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होती है। ठीक है, सो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? तो 23 सितंबर को हरियाणा अपना शहीदी दिवस मनाता है राव तुलाराम की स्मृति में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राव तुलाराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर यदि 144/.114 इक्वल्स टू 14.4/x, तो मान क्या है? तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर हम यहाँ से देखें 144/.144 और यहाँ पर 14.4/x, तो ये एज इट इज़ कट हो जाएगा, इसके नीचे आएगा 10। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.144 ऑलरेडी है, एक पॉइंट नीचे से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0144। ठीक है, तो 0.0144 राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, 0.0144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लिखित है? तो जो मतदाता सूची होती है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति झूठी घोषणा करता है तो उससे संबंधित धारा है 171 धारा। ठीक है, तो ये है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 171, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है, जो 191 धारा है वो रिलेटेड है कि जैसे ग्राम सभा होती है या ग्राम पंचायत होती है या फिर पंचायत समिति होती है या फिर जिला परिषद होती है, उनकी बाउंड्रीज, उनके एरिया में अगर परिवर्तन करना है, बाउंड्रीज में बदलाव करना है, तो उससे रिलेटेड धारा है 191। और 161 की अगर हम बात करें तो ये जिला परिषद और पंचायत समिति या फिर जो ग्राम पंचायत होती है उसके चुनाव से संबंधित है। ठीक है, चुनाव करवाने से संबंधित है 161। 181 में अगर हम बात करें तो ये होता है कि अगर कहीं पर मतदान हो रहा है और उसके आसपास कोई कार्य ऐसा है जो प्रतिबंधित है कि उसके आसपास ये वाला कार्य नहीं करना है, और अगर कोई व्यक्ति वो कार्य कर देता है प्रतिबंधित कार्य, तो उस पर जुर्माना लगाने से संबंधित है धारा 181। ठीक है, तो असत्य घोषणा करने से रिलेटेड है 171। अगर कोई मतदाता सूची में, ठीक है, कोई हेर फेर करता है या फिर झूठी घोषणा करता है चुनाव से रिलेटेड, तो दिस इज गिवन इन 171 आर्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि मेरे पिता का पुत्र। ठीक है, तो मेरे पिता का पुत्र या तो मेरा भाई होगा या फिर मेरा भाई होगा, बहन तो हो नहीं सकती, पुत्र है। ठीक है, तो मेरे पिता का पुत्र और मेरा कोई भाई बहन है नहीं, तो मैं खुद अकेला हूँ। ठीक है, यानी कि वो अपने बारे में ही जो है डिस्कशन यहाँ पर कर रहा है, तो तस्वीर किसकी है? उसकी खुद की अपनी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे पास गिवन, दोहन, यमुना, साहिबी और सरस्वती। तो हथिनी कुंड बैराज यमुना नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है, ऑप्शन बी इज राइट। इस बैराज में गेटों की संख्या 64 है, तो दिस इज द पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं
एक सारणी है जिसमें आप आंकड़ों और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट को हम क्या कहते हैं, तो वर्कशीट को कहा जाता है स्प्रेडशीट। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट, स्प्रेडशीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो हरियाणा सरकार ने भागीदारी की है इजराइल के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव किसे होना चाहिए? तो पंचायत समिति जो समितियां नियुक्त करती है उसका पदेन सचिव आयुक्त को होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आयुक्त। तो हरियाणा में पंचायत समिति का पदेन सचिव जो है आयुक्त और कमिश्नर ही होता है। तो समितियां जितनी भी नियुक्त होगी तो उसका पदेन सचिव कमिश्नर ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाला उपकरण का नाम क्या होता है? तो ऐसा उपकरण जो भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करता है, यानी कि एक ग्राफ की फॉर्म में शो करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो दिस इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ में क्या होता है? सिस्मोग्राफ में एक डिवाइस लगी होती है जिसमें एक बेस होता है और बेस के ऊपर एक मास लटका हुआ होता है और ये बेस जो है वो फिक्स बेस होता है। ठीक है, जब भी भूकंप आता है तो ये बेस हिलने लग जाता है क्योंकि धरती हिलने लग जाती है उस टाइम पे। तो अगर ये बेस हिलेगा तो जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं उनको पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आ चुका है। ठीक है, और ये होता है मास जो कि फिक्स रहता है भूकंप आने की स्थिति में। ये वाला बेस जो है हिलने लगता है और मास जो है फिक्स रहता है। तो इट मीन्स कि भूकंप आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ क्या होता है? प्रेशर को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एक डिवाइस होती है जिससे प्रेशर जो है ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और पॉलीग्राफ क्या होता है? ये लाई डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट होता है, लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ को पकड़ने वाला। ठीक है, और इसमें ये एक डिवाइस होती है एक तरह से जिसमें किसी भी व्यक्ति की बीपी और जो पल्स रेट होती है या फिर जो रेस्पिरेशन उसकी श्वसन करने की जो रेट होती है या फिर जो स्किन कंडक्टिविटी है वो यहाँ पर चेंज होने लग जाती है। ठीक है, जैसे उससे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की बहुत लंबी सीरीज पूछी जाती है तो उसकी जो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो अलग होने लगती है जब वो सच बोलता है उससे अलग। ठीक है, तो पता लग जाता है कि वो झूठ बोल। और हमारा नेक्स्ट है एनीमोग्राफ। तो एनीमोग्राफ क्या होता है? एनीमोग्राफ भी एक डिवाइस होती है जो स्पीड, ड्यूरेशन और डायरेक्शन ऑफ विंड को मेजर करती है, यानी कि हवा की डायरेक्शन क्या होगी, स्पीड क्या होगी। तो इस सब तरीकों को मेजर करने के लिए हम डिवाइस का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनीमोग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए और प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो अधिकतम सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित 10। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न होगी 2/3 और सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/6। क्यों? क्योंकि पूरे फ्रैक्शन में जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो सबसे बड़ी भिन्न होती है वो होती है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। तो 2, 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन है? 5, तो 5 होगी सबसे बड़ी। और 2, 3, 4, 5 में सबसे छोटा कौन सा है? 2, तो सबसे छोटी भिन्न होगी 2/3। ठीक है, अब इनका डिफरेंस हमें बताना है, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा 5/6 में से 2/3 को। तो 6 एलसीएम आएगा, दिस इज 5, दिस इज 2 × 2, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 1/6 क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। हमें सेंटेंस को रीड करना है। अगर यहाँ पर कोई एरर है तो हमें एरर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, जो भी एरर होगा ऑप्शंस में। अगर नहीं है तो डी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सेंटेंस है वो ही यहाँ पर गिवन नहीं है, मिस प्रिंट हो गया ये। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, इट वॉज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, दैट यू स्टार्टेड वर्किंग। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस का कुछ मीनिंग ऐसे होता है कि ये वही टाइम है जब तुमने, मतलब ये वही टाइम था जब तुमने काम को करना शुरू किया। ठीक है, और तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस है ये। ठीक है, तो नो एरर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोटिस रेड अकोमोडेट। तो यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल होगा और नाउन है यहाँ पर अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन होता है आवास, कुछ इस तरीके से कि पहले आओ पहले पाओ की स्थिति। ठीक है, अकोमोडेटिंग क्या होता है? तो अकोमोडेटिंग एक एडजेक्टिव होता है तो वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। अकोमोडेट एक वर्ब होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर अकोमोडेशन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम गिवन इन द बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो इडियम होगा हमारा वो होगा रोड रफ शोड ओवर
समवन, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक इडियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सी रोड रफ शोड ओवर हर टेनेट व्हेन सी डिसाइडेड टू सेल द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग हर टेनेट अबाउट हर प्लान्स। तो उसने अपने किराएदार को बिना बताए ही अपने घर को बेचने का फैसला कर लिया। तो कुछ इस तरीके से। तो रोड रफ शोड ओवर हर टेनेट का मतलब क्या होता है कि किसी की भावनाओं को, किसी के राइट को इग्नोर करना, यानी कि उसको बिना बताए ही उसने फैसला कर लिया। तो उसने क्या किया है, किसी की फीलिंग को इग्नोर किया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शंस हम देखते हैं। तो यहाँ पर है फीलिंग एंड विशेस ऑफ, यानी कि उसने किसी की फीलिंग्स को, किसी की विशेस को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट वर्ड्स यहाँ पर हमें फिल करने। आई होप यू विल नॉट टर्न डैश माई रिक्वेस्ट। तो टर्न, यहाँ पर अगर हम टर्न डाउन की बात करें तो टर्न डाउन का मतलब होता है बेसिकली अस्वीकार करना, ठीक है। तुम मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको अस्वीकार नहीं करोगे, कुछ इस तरीके से। टर्न ऑफ होता है, अगर हम टर्न ऑफ की बात करें तो टर्न ऑफ होता है कि किसी बड़े रोड में से, जैसे कि किसी रोड में से कोई ब्रांच रोड निकले, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ टर्न ऑफ टू शिमला, तो ये शिमला के लिए जो है टर्न ऑफ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होगा। अगर टर्न अराउंड की बात करें तो टर्न अराउंड का मतलब होता है कि किसी काम को करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, वो उसके लिए यूज होता है टर्न अराउंड। और अगर हम बात करें टर्न अप की तो टर्न अप का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी चीज़ जो गुम हो गई है उसका अचानक से अपीयर हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ का प्रकट हो जाना। तो यहाँ पर बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्न डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विल गो ऑन एंड, तो स्टूडेंट विल गो ऑन एन एक्सर्शन, तो एक्सर्शन होता है भ्रमण, तो स्टूडेंट जो है भ्रमण के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज, तो मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ होता है जो खिलाड़ी है उनको जो है वापस बुला लेना या फिर मैच को स्थगित कर देना, ठीक है, पोस्टपोन कर देना। ब्रोकन ऑफ होता है कि किसी ग्रुप से सेपरेट हो जाना खुद का, ठीक है, या किसी से डिटैच कर लेना, यानी कि अलग हो जाना। सेट असाइड होता है किसी चीज़ को लंबे टाइम तक रख देना ताकि भविष्य में उसका इस्तेमाल हो सके, जैसे कि पैसों को कोई जो है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए कोई साइड में रख देता है। फॉलन ऑफ होता है डिक्रीमेंट होना या डिक्रीज होना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कॉल्ड ऑफ, ठीक है, स्थगित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पथगति पेखल मो राधा तकनूक भाव प्राण भय पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की है, तो ये पंक्तियाँ हैं ऑप्शन बी विद्यापति की, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो ये जो है विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मैथिली के सर्वोपरि कवि कौन है, विद्यापति, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धन्य व्यंजन क्या है। तो जो मूर्धन्य व्यंजन है दिस इज ट, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। तो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं ट, ठ, ढ, ढ, अण और क वर्ग कंठ्य, च वर्ग तालव्य, त वर्ग दंतव्य और प वर्ग ओष्ठ्य में आते हैं, ठीक है। तो प होता है ओष्ठ्य, ठीक है, और जो त वर्ग होता है उसको दंतव्य बोलते हैं, च वर्ग को तालव्य बोलते हैं, क वर्ग को कंठ्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद किसकी कृति है। तो प्रगतिवाद जो है शिवदान सिंह चौहान की कृति है, ऑप्शन बी इज राइट। शिवदान सिंह चौहान 1918 से 2000 हिंदी साहित्य के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में विख्यात लेखक होने के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, सो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, साकेत की भाषा में डैश का अंत्यत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। तो साकेत एक महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य है ये एक, जो कि 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और ये भगवान राम और जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, उन सब के बारे में यहाँ पर, मतलब उर्मिला जो है उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन इसमें की हुई है। तो साकेत की भाषा में डैश का अंत्यत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है, तो ये मिलता है खड़ी बोली का, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। खड़ी बोली या साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के पहले महत्वपूर्ण कवि है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है।
तो जो माधुर्य गुण है उसको वामन ने, ठीक है, उक्ति वैचित्र कहा है। ठीक है, तो वामन जो है प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री थे। वामन द्वारा रचित काव्य अलंकार सूत्र काव्य शास्त्र का दर्शन निर्माण का प्रथम प्रयास है। ठीक है, और जो माधुर्य गुण होता है इसके अलावा भी तीन गुण होते हैं काव्य के अंदर। एक माधुर्य गुण होता है, एक ओज गुण होता है और एक प्रसाद गुण होता है। ठीक है, तो माधुर्य गुण वो होता है जिसमें जो सुनने में मधुर लगे, ठीक है, लाइक जिसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता हो। ओज वो गुण होता है जिसमें अगर हम सुने तो माइंड में या मन में तेज का जो है एक तरह से, ठीक है, तेज का संचार हो। ठीक है, अगर हम उसको सुने। और जो प्रसाद रस होता है, प्रसाद गुण वो होता है जिसमें अगर हम काव्य को सुने तो उसका हमें डायरेक्ट ही मीनिंग, उसका सामने से ही हमें उसका मीनिंग दिखने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक। सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा को 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और चिदम्बरा पंत जी के श्रेष्ठ कविता संग्रहों में गिना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था, तो ये था समालोचक। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। समालोचक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित समालोचक पत्र 1903 ईस्वी के माध्यम से वे अपने अधिकतर निबंध इस पत्र में प्रकाशित करते थे। ठीक है, और जो भारत मित्र है वो किसका पत्र था? तो वो था बाल मुकुंद गुप्त का। ठीक है, नागरी नीरद स्टार्टिंग इसकी की थी श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित करना शुरू किया था। और जो माधुरी है उसको विष्णु नारायण ने स्टार्ट किया। देन जो प्रेमचंद है उन्होंने भी, ठीक है, इसको जो है कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे आधुनिक साहित्य के निर्माता माना जाता है? तो आधुनिक साहित्य के निर्माता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए इज राइट। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता कहा जाता है। हरिश्चंद्र ने 1850 से 1885 ने साहित्य के विविध क्षेत्रों में मौलिक और युगांतरकारी परिवर्तन किए और हिंदी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। इनका प्रमुख नाटक भारत दूरदर्शा था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है भारत दूरदर्शा किसका नाटक था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।